गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे अनु की हाल चाल भाई। वधिया सारे एकदम। कोई दिक्कत तो नहीं हैगी। करे सारे वधिया। बच्चा कहता है करे सारे वधिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में सारे बढ़िया हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सब बढ़िया ही होना चाहिए, ठीक है। चलो इधर सुनो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि सभी को मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से। आपको और आपकी फैमिली को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब माता रानी ना इतनी ढेरों खुशियां लेके आए ना, इतनी ढेरों खुशियां लेके कि आपसे खुशियां संभाली ना जाए। जो मुझे खुशियां मिलनी है ना, वो भी सारी खुशियां आपको मिल जाएं। बस मेरा दिल ये बात कहता है, बस आप खुश रहो हमेशा। जिंदगी को जियो। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। जल्दी जल्दी सीएस बनो। एक डिग्री लो, आपको भी लगे हाँ भाई उस डिग्री की वैल्यू क्या है ना, उस दिन पता लगेगा। वाकई कहोगे सर मजा आ गया जिंदगी जीने का। बट उस दिन के लिए आपने काम करना है। ठीक है। और ये जो स्टूडेंट दरबार का आज हमारा अब सीरीज स्टार्ट होने जा रही है ना, प्रोफेशनल वाले बच्चों की अलग से। इसका मकसद ही यही वही है कि जब हमारे एग्जाम होंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे प्रोविजन बेस वाले हों चाहे प्रैक्टिकल बेस वाले हों, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जो पेपर बना था, आप सब जानते हो, प्रोविजन बेस ज्यादा था, प्रैक्टिकल बेस कम था। तो इस बार मैंने अपने दिल में सोच रखा था कि मैंने कहा हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, प्रोविजन भी कराऊंगा, थ्योरी बेस भी कराऊंगा। हर तरह के क्वेश्चन जो होंगे ना, हम दरबार के अंदर करेंगे। अच्छा, कई बच्चे ना नाराज हैं मुझसे। प्रोफेशनल के कई बच्चे नाराज हो चुके हैं मुझसे। पता क्या कह रहे हैं? कह रहे आप एक बात बताओ, हमसे आप मतलब हमसे आप क्या एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों ज्यादा प्यार करते हो? मैं कहा नहीं। कहते उनको तो आप रिवीजन करा रहे हो पूरे इनकम टैक्स की, हमें तो आप रिवीजन नहीं करा रहे। हमें तो क्वेश्चन 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 प्रैक्टिस करवा रहे हो। ऐसा हमने क्या कर दिया? नालायको, एक बात मुझे बताओ। जब हम क्वेश्चन करेंगे, उसका जो क्वेश्चन जो होगा वो जिस प्रोविजन का होगा, पहले वो प्रोविजन रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। मतलब पहले प्रोविजन रिवीजन कौन कराएगा? मैं ही तो कराऊंगा सर। तो जितने क्वेश्चन करेंगे वो जिस प्रोविजन का होगा, उसके प्रोविजन भी रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली, और क्वेश्चंस भी करेंगे। वो बात अलग है। मैंने सेशन का नाम रिवीजन क्लास नहीं रखा। तो सर क्वेश्चन मैं इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है क्वेश्चंस के अंदर, कि सर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्या चीजें उसमें लिखनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होंगे। वो सारी बातें जो आपके दिमाग के अंदर होती है ना, इसलिए वो सारे सेशन मैंने रखे हैं। ठीक है। तो आप टेंशन दिमाग के अंदर बिल्कुल मत लेना कि रिवीजन नहीं होगी। जहां हम क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन जिस प्रोविजन से रिलेटेड होगा, आपको क्लास के अंदर पता क्या बोलूंगा? याद करो, अपने क्लास में किया होगा। अगर आपको याद नहीं आएगा, मैं रिवाइज कराऊंगा, तो ऑटोमेटिकली रिविजन्स भी होगी और क्वेश्चंस भी होंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ना इस चीज को बार बार सोच रहे हैं कि सर आपने कहा था कि पहले आप जीएसटी के क्वेश्चंस कराओगे। तो एक क्वेश्चन आप कहाँ से कराओगे? मतलब कैसे क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के होंगे, हमारा मॉड्यूल क्या होगा, मतलब कहाँ से हमें क्वेश्चन करके चलने हैं? इधर सुना ध्यान से। आज से जो हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, मैं सारे के सारे क्वेश्चन ऐसी जगह से करा रहा हूं जो नॉर्मली आप छोड़ के जाते हो। सही बता रहा हूं सुन, 90% बच्चा आप में से स्किप करके जाता है, और अब हमें स्किप नहीं करना। क्योंकि मैं लास्ट 4 से 5 अटेम्प्ट दे चुका हूं। 4 से 5 अटेम्प्ट के अंदर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं ना, वो ऑलमोस्ट आपके वहीं से बने हैं। बच्चा कह रहा है सर ऐसा सोर्स क्या है? आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। आपको बताओ सर, आपके इंस्टीट्यूट ने 150 से 200 पेजेस ऐड किए हैं, और उन पेजेस में उन्होंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो इतने भी नए एडिशनल पेजेस ऐड किए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस है ना, वो आज से हम सारे स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी। आपके मॉड्यूल में जीएसटी के जितने क्वेश्चन दिए होंगे, सिंगल सिंगल क्वेश्चन जो है, अब हम यहां प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम खत्म करेंगे मॉड्यूल। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे सीए वाले, सीएमए वाले, मतलब हर तरह के क्वेश्चन जो होंगे ना, वो सारे मैं क्लास में करा दूंगा। बट पहले हम अपना खत्म करेंगे मॉड्यूल। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार के एग्जाम में जो पेजेस उन्होंने ऐड किए हैं, जो नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन वहां से बनेंगे। और बच्चे वो स्किप करके जाते हैं, बच्चे वो मॉड्यूल करके ही नहीं जाएंगे। तो जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रोविजन बेस वाले क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में जो नया मॉड्यूल इन्होंने इशू किया है, उसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इधर सुनना ध्यान से। अब कई बच्चों को ने ये लग रहा है कि सर मॉड्यूल में तो काफी सारी गलतियां भी है। बिल्कुल गलती हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा काफी सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में गलत दिए हुए हैं, बट उसको हम सही करके चलेंगे। क्योंकि अमेंडमेंट हमें सारी पता है, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो लेटेस्ट क्वेश्चन बनेगा। वो ये नहीं कहेंगे कि मॉड्यूल में जो गलत आंसर दिया वो गलत आंसर दे के आओ। ठीक है। उन्होंने वो क्वेश्चन डाल दिया, उसको रिवाइज लो से आंसर कैसे निकलेगा, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो पहला हमारा सोर्स क्या होगा? आपके आईसीएसए के मॉड्यूल में सीएस प्रोफेशनल के जितने क्वेश्चन भी जीएसटी के होंगे, चाहे वो किसी भी तरह के हैं, सारे आज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो जो लोग छोड़ के जाते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि पेपर में जब भी पेपर बनेगा क्वेश्चन कहां से बनेंगे, आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इधर देखो ध्यान से अब।
लो जी, इधर सुनना ध्यान से। तो आज हमारे फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आज हमें जीएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, और क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे, आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये आपका मॉड्यूल मैंने सामने खोला हुआ है। आज हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन करेंगे। बट चैप्टर नंबर 2 में ना काफी सारे चैप्टर आपके मॉड्यूल में दिए हैं। एक तो सप्लाई का चैप्टर दिया है, एक कॉम्पोजिशन स्कीम वाला चैप्टर दिया है, और एक बेसिक चैप्टर दिया है। तो आज तो एक बेसिक चैप्टर उसके क्वेश्चंस करेंगे, सप्लाई के चैप्टर के क्वेश्चंस वो हम करेंगे, और जो कॉम्पोजिट स्कीम के क्वेश्चंस हैं वो भी आज हम सारे करेंगे। और जो बैलेंस टॉपिक होंगे फिर डे बाय डे जब भी हम स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा करना, मॉड्यूल अपना डाउनलोड कर लेना जी। उम्मीद करूंगा नया मॉड्यूल आपके पास होगा, नहीं होगा तो वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें आंसर क्या लिख के आना है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जी। और जहां जहां गलतियां होंगी उसको सही कर लेना, और जहां जहां सही लिखा होगा तो वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। आओ जी, स्टार्ट करते हैं। अब जितने बच्चे प्रोफेशनल की फैमिली के सामने बैठे हैं जी, अपने दोस्तों को बता देना जी, अगर वो सेशन नहीं देखना चाहते हैं उनको बस ये बोल देना कि मॉड्यूल स्किप ना करें, क्योंकि आपके मॉड्यूल में काफी सारे नए क्वेश्चन ऐड किए हैं। अगर वो स्किप करके जाओगे तो एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और आप सब जानते हो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल रिवाइज किए हैं, 150-200 पेज नए ऐड किए हैं, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें? पक्का पक्का, चलो इधर देखो ध्यान से। अब चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है, चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मेड टू इंप्लीमेंट जीएसटी। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। तो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया 3 नंबर का, या क्वेश्चन बन गया 5 नंबर का, क्वेश्चन में उसने ये बोला एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मेड टू इंप्लीमेंट जीएसटी, अब सोच समझ के बोल देना चाहिए। अब जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया के संविधान में कहां कहां पे चेंज आया, सोच के बोलो। ये बातें हमने क्लास में की थी सर, ये बातें हमने सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर की थी कि जो भी इंडिया में जीएसटी बना, उस जीएसटी को बनाने के लिए इंडिया के संविधान में 3 आर्टिकल नए इंसर्ट हुए थे। एक तो आर्टिकल नंबर 246 ए, एक आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए, और आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। आर्टिकल नंबर 246 ए जहां से जीएसटी आया था, और जो आईजीएसटी लगा उसकी अपॉर्चनमेंट कैसी होगी, आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए। और जो जीएसटी काउंसिल है वो कब बनी, कैसे बनी, कितनी वोटिंग चाहिए, कोरम कितना चाहिए, दैट इज आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। तो उसने पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आई, दैट इज आर्टिकल नंबर 246 ए, 269 ए और 279 कैपिटल ए। ये तीनों आर्टिकल जो है आपको यहाँ पे लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, तो वैसे एग्जाम में चांसेस कम है इस क्वेश्चन के, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मैं खुद ही नहीं पता। तो अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन सी हैं जीएसटी आने की वजह से, वैसे तो काफी सारे आर्टिकल भी चेंज हुए थे, बट जो मेन आर्टिकल हैं, जो 3 आर्टिकल इंसर्ट हुए थे, एक तो आर्टिकल नंबर 246 ए आपको लिख के आना पड़ेगा, एक आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए आपको लिख के आना पड़ेगा, और एक आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए जो है जीएसटी काउंसिल का। ये तीनों आर्टिकल आपको एक्सप्लेन करके आने पड़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखना, वो कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। बताओ क्या क्वेश्चन दे दिया। वो कह रहे हैं जीएसटी जो है ना वन नेशन वन टैक्स है, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। सर एक बात मैंने सोच के बोला, अब जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बताना पड़ेगा, आपको यह बताना पड़ेगा कि भैया जीएसटी वन नेशन वन टैक्स में, एक बात मैंने सोच के बोलना, आपके जो ओल्ड टैक्स थे उसमें मल्टीपल टैक्स थे, उसमें आपका वैट था, सर्विस टैक्स था। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है उस टाइम का क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व किया। आज इंडिया में किसी भी स्टेट में जाओगे, हर स्टेट में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई करोगे तो भी जीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो भी जीएसटी लगेगा, और जो भी आप सामान परचेस करके आओगे उसका आपको आईटीसी मिलेगा। जब आगे जीएसटी चार्ज करोगे तो पिछले वाले आईटीसी को यूज करके बैलेंस जो पेमेंट होगी वही पेमेंट करोगे ना। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। तो आप इसके अंदर क्या लिख के आओगे कि बिल्कुल सही बात है कि जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स है, और पूरे इंडिया में कहीं पर भी सप्लाई करेंगे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सप्लाई दो तरह की होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में भी जीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई में भी जीएसटी लगेगा। अब सप्लाई चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, जो भी आप सामान परचेस करके आओगे उस पर आप आईटीसी क्लेम करोगे, और जब भी आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे उस पर जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी, इनवर्ड सप्लाई पर जो आपने आईटीसी बुक किया है उसको माइनस करने के बाद नेट जीएसटी पे करोगे। आज कहीं पर भी कैस्केडिंग की बात नहीं होगी, कहीं पर भी डबल टैक्सेशन की बात नहीं होगी। ये सारी बातें आपको लिख के आनी है। तो सर आप ये मजाक मत समझना, आपके एग्जाम में जो पिछला अटेम्प्ट बना
या उससे पिछला अटेम्प्ट बना, आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये मत कहना कि सर ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, यही बच्चों वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार बनते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सिंपल से हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया के संविधान में अमेंडमेंट क्या कही, आपको मैंने बता दिया, 3 आर्टिकल आपके नए इंसर्ट हुए थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। तो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन क्या करोगे कि भैया जीएसटी पूरे इंडिया में आज सेम है, कहीं पर भी सप्लाई करोगे हर केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और जीएसटी के 4 रेट एप्लीकेबल होंगे, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 रेट आपके एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्लेन जीएसटी इज नॉट ओनली टैक्स रिफॉर्म बट वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस रिफॉर्म। मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जीएसटी है ना, वो एक सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस रिफॉर्म भी है। इस लाइन को एक्सप्लेन करो। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि भैया जीएसटी का मतलब ये मत समझना कि टैक्स में चेंज आ गया, उसका बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। बच्चा कह रहा है सर ये तो बताओ इसमें लिख के क्या आना है। इसमें आपको लिख के ये आना है कि जीएसटी आने के बाद बिजनेसमैन को फायदा क्या क्या हुआ है, जीएसटी आने के बाद कस्टमर को क्या क्या फायदा हुआ है, जीएसटी आने के बाद फायदा गवर्नमेंट को क्या क्या हुआ है। ये तीनों बातें आपको लिख के आनी है। भाई पहला फायदा गवर्नमेंट को क्या हुआ, कस्टमर को क्या हुआ और बिजनेसमैन को फायदा क्या हुआ। अगर आप इस चैप्टर को रीड करोगे, ये सारी बातें आपने ना बेसिक चैप्टर के अंदर की होंगी जी। देखो यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखाता हूं, देखो जी। एडवांटेज ऑफ जीएसटी टू सिटीजन, उसको फायदा क्या क्या हुआ जी। उसके बाद टू ट्रेड इंडस्ट्री, बिजनेसमैन को फायदा क्या क्या हुआ। और फायदा स्टेट गवर्नमेंट को क्या हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुआ, ये फायदा क्या हुआ। ये तीनों बातें आपको यहाँ पे लिख के आनी है। तो उसने क्या बोला कि भैया जीएसटी जो है वो सिर्फ टैक्स में चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस में रिफॉर्म आया है। अब उस बिजनेस में रिफॉर्म कैसे आया, क्योंकि एडवांटेज है। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि जीएसटी जो है वो नॉर्मली विन विन सिचुएशन है। मतलब कस्टमर के लिए भी कहीं ना कहीं फायदा है। हाँ वो पता लगा कंप्लाइंस बहुत ज्यादा है, वो बात अलग है, कंप्लाइंस बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं कस्टमर, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट तीनों को कहीं ना कहीं फायदा है। तो फायदे आपको लिख के आने हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन जाए कि बताओ जी जीएसटी सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं है, वो बहुत बड़ा बिगेस्ट बिजनेस रिफॉर्म है, उसके अंदर क्या एक्सप्लेन करके आओगे कि तीनों केस में एडवांटेज क्या क्या होंगी, वो आपको यहाँ पे लिख के आना पड़ेगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं व्हाट आर द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी अंडर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। आपने आप बोल देना जी। आपके जीएसटी में ना एक चैप्टर आपने किया होगा क्लास में एग्जम्पशन का, और याद करो मैंने कहा था कि सेक्शन नंबर 11 जो है सीजीएसटी का और सेक्शन नंबर 6 जो है आईजीएसटी का, ये दोनों सेक्शन पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जम्पशन नोटिफिकेशन निकालने की। अब वो ये बात कहना चाह रहा है कि जीएसटी में ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जो गवर्नमेंट को एग्जम्पशन निकालने की पावर देंगे। सीजीएसटी में सेक्शन 11 है, आईजीएसटी में सेक्शन नंबर 6 है। और याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इस केस में एग्जम्पशन लेके आनी है, तो वो कंडीशनल, अनकंडीशनल, होली और पार्टली कैसी भी एग्जम्पशन निकाल सकती है सेक्शन 11 और सेक्शन नंबर 6 से पावर लेकर। और एक बात याद करो, आपने सर्विस वाली काफी सारी एग्जम्पशन की होंगी, आपने सर्विस वाली काफी सारी एग्जम्पशन की होंगी, वो कहां से सेक्शन नंबर 11 से पावर लेके आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने वही बोला है, आपको सारी एग्जम्पशन लिस्ट नहीं लिखनी, एग्जम्पशन लिस्ट नहीं लिखनी। वो ये बात कहना चाह रहा है कि पावर कहां से मिली है, तो पावर मिली सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी और सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी, वहां से आपको पावर मिली है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाऊं, देखो इस चैप्टर में यहाँ पे इन्होंने सेक्शन एक तो 11 दिया हुआ है, ये देखो जी एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, एक तो सेक्शन 11 है, ये देखो आपका 11 है, और एक आपका सेक्शन नंबर 6 है। 11 से पावर मिली है सीजीएसटी में और 6 से पावर मिली है आईजीएसटी में। तो ये दोनों प्रोविजन उसने पूछे हैं। भाई ऐसे कौन कौन से सेक्शन हैं कि जहां पर पावर मिली एग्जम्पशन निकालने के, तो 11 आपका आएगा सीजीएसटी का और आपका 6 आपका आएगा आईजीएसटी का, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ खास बात नहीं थी। उसने मुझसे पूछा था प्रोविजन कौन कौन से। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान देना जी। अच्छा कई बच्चे अब सेशन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, किस लिए, वो कह रहे हैं ये क्वेश्चन हम खुद भी कर लेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप चाहे सेशन देखो या मत देखो, अगर नहीं देखोगे ना तो क्वेश्चन जरूर कर लेना बस। क्योंकि सर इस बार अगर आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जितने पेजेस इन्होंने मॉड्यूल में ऐड किए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ गलतियां भी हैं बट उसको हम सही करेंगे ना। अगर वो क्वेश्चन करके ही नहीं जाओगे फिर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी।
ठीक है, तो अगर आप 1 घंटा लगा भी दोगे, देखो 1 घंटे की क्लास होगी, अगर आप 1 घंटा लगा दोगे मेरे साथ बैठ के, कम से कम क्वेश्चन तो हो जाएंगे। आप उसे 1 घंटे के अलावा कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 घंटा सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे लगा दो, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे हैं ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही ढंग से करते नहीं है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकी स्वीट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन केरला डीलिंग इन सप्लाई ऑफ स्वीट्स फ्रॉम इट्स शॉप इन कोचिन। इट हैज शॉप इन कोजिकोंडे एंड मुनूर इन केरला एंड चेन्नई इन तमिलनाडु। Its transfer some of its stock from its shop in Kochi to its other unit in Kerala, that is intrastate, and Tamil Nadu interstate. Whether such self-supply are taxable under GST? Answer is yes. सर याद करो, सप्लाई के चैप्टर के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि सप्लाई की डेफिनेशन में कहीं ये नहीं लिखा कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को सप्लाई करेगा तब वो सप्लाई में कवर होगी। अब मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के कितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े होंगे, आपने सेक्शन 7 याद करो, सेक्शन 7 में आपने क्या पढ़ा था? सेक्शन 7 जो सप्लाई का था उसमें क्या लिखा था? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल। फिर वहां पे क्या लिखा था? बाय ए पर्सन टू अनदर पर्सन, कहीं पर भी नहीं लिखा था। और मैंने कहा भी था सर, अगर कोई पर्सन, अगर हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को सप्लाई करेगा, इट मीन सेल्फ सप्लाई भी सप्लाई में कवर होगी, ये बात ध्यान देना। तो वो ये बात कहना चाह रहा है कि एक पर्सन की दुकान है, उसकी ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में हैं, तो अगर वो आपस में मान लो स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तो क्या सेल्फ सप्लाई भी सप्लाई में कवर होगी? बिल्कुल कवर होगी। आपको मैं थोड़ा बहुत और याद करवा दूं, याद करो शेड्यूल नंबर 1, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। और डिस्टिंक्ट पर्सन किसे कहते हैं? अगर एक हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को या ब्रांच हेड ऑफिस को, मतलब दोनों सेम है, वैसे हेड ऑफिस टू ब्रांच सेम होते हैं बट गवर्नमेंट कहते हैं जीएसटी के लिए अलग मानेंगे। तो मतलब अगर स्टॉक ट्रांसफर वाला केस भी होगा, चाहे वो सेम ओनर की ही दुकानें क्यों ना हो, तो भी गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो अलग अलग सप्लाई मानेंगे, उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो ये बात कहना चाह रहे हैं, क्या सेल्फ सप्लाई भी जीएसटी में टैक्सेबल होती है? आंसर इज यस, होती है। सेल्फ सप्लाई पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब जीएसटी में जर्नी क्या क्या है, मतलब पहले वो कब आया था, फिर कहां पे आया, ठीक है, फिर मतलब सारी बातें, वो डेट्स आपको लिख के आनी है। तो डेट्स एक बार आप याद कर सकते हो। मेन जो इन 6 में से ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक तो ये है कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये वाला कि क्या सेल्फ सप्लाई भी जीएसटी में कवर होगी? आंसर इज यस, कवर होगी। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 है आपके मॉड्यूल में। चैप्टर नंबर 1 जो मॉड्यूल में है उसमें क्वेश्चन दिए हुए थे जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। अगर इसको हम नॉर्मली डिस्कस भी करें तो भी आपको पता होंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमें लिख के क्या आना है। ठीक है, तो आपको इन 6 में से 2 क्वेश्चन पे टाइम लगाना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दो। और एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि क्या सेल्फ सप्लाई भी जीएसटी में कवर होगी? आंसर इज यस, कवर होगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, उसके बाद अब आप आ जाओ जी, चैप्टर नंबर 2 जो आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आपका है लेसन नंबर 2 सप्लाई का। अब इस चैप्टर में ना आपके काफी सारे क्वेश्चन हैं, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। मैं आ रहा हूं जी पेज नंबर 30। मैंने ना सारे पेजेस, अगर आपको दिख रहा हो, मैंने सारे पेजेस एक पेज पे लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ताकि उस पेजेस पे आए, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें। ठीक है, पेज नंबर 30 है, पेज नंबर 30 पे आ रहा हूं जी। ये लो जी, ये आपका है पेज नंबर 30। ये लो जी, पेज नंबर 30 है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं? आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे जी, क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसके ना आपको आंसर नहीं दिख रहे होंगे, इसके आंसर मैंने छुपा लिए हैं। क्यों छुपा लिए हैं? क्योंकि आप नालायक हो, आप पहले आंसर देख लेते हो। सारे आंसर मैंने छुपा लिए हैं। बिना आंसर देखे आपने कोशिश करनी है हर क्वेश्चन के आंसर देने की, क्योंकि आपके एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। या अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, उसमें अगर 5 पार्ट होंगे तो पांचों पार्ट ये वाले बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से करना, आंसर मैं छुपा चुका हूं। अगर ये आंसर ना होते, बिना आंसर देके क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे, ये आप मुझे बताओगे जी। आओ जी एक बार चेक करना क्वेश्चन क्या है, आओ जी देखते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रही है जी, मिस्टर अक्षय ए डीलर सेल ए वॉशिंग मशीन ऑफ ₹30,000 टू अर्न प्रॉफिट, डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई? अपने आप बोल दो जी। मिस्टर अक्षय एक डीलर है और वॉशिंग मशीन सेल कर रहा है 30,000 रुपए की, तो क्या ये काम सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा? यस कवर होगा। और किस में कवर होगा? 7(1)(a) में कवर होगा। सर याद करो, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक तो विद कंसिडरेशन और एक इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब अगर एक बिजनेसमैन ने, जो डीलर है वॉशिंग मशीन का, उसने वॉशिंग मशीन बेची 30,000 रुपए की बेची, तो क्या वो काम 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? 100% यस बनेगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा जी? बिल्कुल यस, ये काम सप्लाई में कवर हो जाएगा। बच्चा कह रहा है सर इसका आंसर कहाँ है? आपको मैं अगर आंसर दिखाऊं, देखो ये आपका आंसर निकल के आ गया, ये देखो आपका आंसर निकल के आ गया। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, आंसर मैंने ऐसे छुपा रखे हैं, आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने सारे छुपा रखे हैं। पहले आप मुझे आंसर दोगे, फिर चेक करेंगे हमारा आंसर इंस्टीट्यूट के अंदर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। एक बार चेक करो, देखो जी उसने क्या बोला जी यहाँ पे, उसने बोला यस इट इज क्वालिफाई एज सप्लाई बिकॉज एज पर सेक्शन 7(1)(a) सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, गुड सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल और मेड विद ए कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर उसने क्या लिखा है जी? उसने लिखा है ही, उसने लिखा है ही इन द अबव केसेस इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लाइबल टू पे जीएसटी। तो भैया ऊपर वाले केस में वो क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा एंड लाइबल टू पे जीएसटी। तो सिंपल सी बात है, 7(1)(a) में कवर हो रहा है, और अगर 7(1)(a) में कवर है तो सप्लाई तो बनेगा ही बनेगा। तो पहला केस तुम्हारा, ये इलस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद चेक करना इलस्ट्रेशन नंबर 2, बहुत ध्यान से पढ़ना जी, बहुत ध्यान से पढ़ना। मिस्टर राम है, मिस्टर राम है, ए अनरजिस्टर्ड पर्सन wants to do MBA abroad. He take education consultancy service from UK based consultant for 10,000. Does it qualify as a supply? आंसर दो सर सोच समझ के। एक मिस्टर राम है जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो एमबीए करना चाह रहा है यूके से। उसने क्या किया, एक यूके बेस कंसल्टेंट है, उसने वहां से कंसल्टेंसी की सर्विस ली और 10,000 रुपए की पेमेंट की। तो क्या ये काम सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा? 100% यस कवर होगा, 7(1)(b) में कवर होगा। सर याद करो 7(1)(b) में क्या लिखा था? एक तो ना ऐसे मुंह बना के मत बैठो, बच्चे कह रहे हैं चल क्या रहा है ये। सर ये सारी बातें आपने सप्लाई के चैप्टर में की होंगी। 7(1)(b) में लिखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो विद कंसिडरेशन वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इट मींस अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंपोर्ट की है और विद कंसिडरेशन में है, चाहे वो इन द कोर्स में हो या ना हो, हर केस में 7(1)(b) में सप्लाई बनेगा। बट वो बात अलग है, मैंने कहा था कि अगर वो नोट इन द कोर्स में होगी तो सप्लाई तो बनेगा, बट वो जीएसटी से एग्जम्प्ट हो जाएगा OIDAR की सर्विस को छोड़ के। ठीक है जी। बट उसने मुझसे मांगा क्या? उसने क्या ये मांगा कि जीएसटी देना ही नहीं देना, या सप्लाई है या नहीं? सप्लाई तो है। वो कह रहे हैं डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई? आंसर इज यस, सप्लाई तो बनेगा, बट वो बात अलग है कि जीएसटी यहां पे पे नहीं करना, क्योंकि यहां पे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है दैट इज नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और अगर वो नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई में कवर होगा बट जीएसटी से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट उसने मुझसे ये नहीं कहा कि जीएसटी देना है या नहीं देना, वो ये कह रहा है सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा? बिल्कुल सप्लाई में कवर होगा, 100% सप्लाई में कवर होगा। ठीक है जी। तो एक बार आओ जी इसका आंसर चेक करते हैं। खुलजा सिम सिम, ये देखो आंसर आ गया जी। क्या कहना चाह रहे हैं? यस इट इज क्वालिफाई एज सप्लाई बिकॉज एज पर 7(1)(b सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हेंस इन द अबव केस। वो कहना चाह रहे हैं हेंस इन द अबव केस इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, वो सप्लाई में कवर हो जाएगा। तो बताओ ये दोनों क्वेश्चन क्या एग्जाम में नहीं बन सकते? सर 100% एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, 100%। मैं 99 भी नहीं कह रहा, 100% एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। अब इसने अगर सप्लाई का चैप्टर ही ध्यान से नहीं पढ़ा, वो क्वेश्चन गलत करके आएगा जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है एबीसी लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्क्रैप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ड्यू टू रिनोवेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। द कंपनी हैज टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द प्लांट एंड मशीनरी सो स्क्रैप्ड विदाउट कंसिडरेशन, डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई?
मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वो ये बात कहना चाह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी, और जब परचेज की थी उस पर जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी क्लेम किया था, और वो अब एज ए स्क्रैप जो है विदाउट कंसीडरेशन उसकी सप्लाई कर रहा है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या ये सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा? 100% यस कवर होगा। 71C पैरा 1। सर याद करो, पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड, विदाउट कंसीडरेशन, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली बात, अगर आप एज ए स्क्रैप अगर कोई चीज दे रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर, मशीनरी बिजनेस की है, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड और विदाउट कंडीशन, चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो क्या वो सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा? 100% सप्लाई में कवर होगा। तो सोच के बताना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन एक एक नंबर के बनेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, उसमें 5 पॉइंट दिए होंगे, और क्या बोलेंगे बताओ, नीचे वाली आइटम सप्लाई में कवर है या नहीं है। सर इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और आप फिर याद करोगे कि विवेक सर ने जो आईसीएसई के मॉड्यूल के क्वेश्चन करवाए थे ना, वो बहुत बढ़िया करवाए थे। सर मैं सीए वाले क्यों नहीं करवा रहा, मैं सीएमए वाले पहले क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि अगर हमने ये नहीं किए और एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहां से बन गए ना, सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। मैं कह रहा हूं चाहे क्वेश्चन आसान है चाहे मुश्किल है, वो फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम ये हमें जरूर करने हैं क्वेश्चन। ठीक है जी। तो देखो जी, यहां पे आपको मैं आंसर दिखाता हूं। आंसर कहां है इसका? ये देखो जी, आंसर देख लो इसका क्या लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन नंबर 71C, रेड विच शेड्यूल 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed shall be treated as supply even made without consideration. Hence, scrapping of old plant machinery without consideration shall qualify as supply since ITC has been availed by XYZ and company. बताओ, कोई बात लिखी है? अब बताओ, प्रोविजन याद करने पड़ रहे हैं ना, दिमाग पे जोर डल रहे हैं ना? ठीक है, तो यही यही हमें काम करना है। मैं सारे आंसर यहाँ पे छुपा के लेके आऊंगा, आपने मुझे पहले आंसर बताने हैं, फिर आंसर उसके देखेंगे। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे है, ये सारे मैंने छांट लिए हैं। मैंने कम से कम 3-4 पेज भर दिए हैं, किस किस पेज पे क्वेश्चन दिए हैं, सारे पेज मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं, सारे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे। तो आप उसको आप टेंशन छोड़ दो मॉड्यूल की, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, उसकी टेंशन छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो जब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बिग लिमिटेड प्रोवाइड, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। बिग लिमिटेड प्रोवाइड मैनेजमेंट टेक्निकल सर्विस विदाउट कंसिडरेशन टू स्मॉल लिमिटेड। Big Limited provide management technical service without consideration to small limited, in which Big Limited has controlling right. In which Big Limited has controlling right. This technical service have been provided for the benefit of entire group. Does it qualify as a supply? ऐसे मत देखो, आंसर बताओ मुझे, सप्लाई है या नहीं है। बच्चा कह रहा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा सर, एक बार दोबारा पढ़ो। वो कह रहे हैं बिग लिमिटेड प्रोवाइड मैनेजमेंट टेक्निकल सर्विस विदाउट कंसिडरेशन टू स्मॉल लिमिटेड। मतलब एक बिग लिमिटेड जो है वो स्मॉल लिमिटेड को एक टेक्निकल सर्विस दे रहा है, इन विच, उस स्मॉल लिमिटेड में, इन विच बिग लिमिटेड हैज कंट्रोलिंग राइट। मतलब बिग लिमिटेड का स्मॉल लिमिटेड में कंट्रोलिंग राइट है, और जो ये सर्विस दे रहा है, दिस टेक्निकल सर्विस हैज बीन प्रोवाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर ग्रुप। और ये सर्विस कैसी है? विदाउट कंसिडरेशन। घुमाओ घुमाओ अपना दिमाग, घुमाओ दिमाग घुमाओ जी। पैरा 1, पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड, उसमें कवर तो नहीं है। सर पैरा 2, पैरा 2 में क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई में कवर हो जाएगा। और आपसे बढ़िया कौन जानता है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के राइट्स में कंट्रोल करती है तो ये दोनों रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। अब सोच के बोलना, ये बिग और स्मॉल रिलेटेड पर्सन है, और अगर ये रिलेटेड पर्सन है विदाउट कंसीडरेशन ही क्यों ना हो, 71C के पैरा 2 में सप्लाई बन जाएगा। भाई साहब, सर आपको क्या लग रहा है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं, मजाक मत समझना क्वेश्चन को। सर एग्जाम में क्वेश्चन बन गए, बाकी सब बच्चे एक तरफ होंगे, आप एक तरफ होंगे, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए तो। सब सिंपल सी बात है, माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाँ भाई कंट्रोल राइट, कंट्रोलिंग राइट है तो कंट्रोलिंग राइट है, रिलेटेड पर्सन है, और अगर रिलेटेड पर्सन है तो 71C के पैरा 2 में सप्लाई बनेगा। तो एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा है।
एज पर सेक्शन नंबर 7(1)(c), रेड विद शेड्यूल 1, supply of goods or service between related person is treated as supply even if it is without consideration. As per explanation 15 of CGST, person shall be deemed to be related person if one of them directly or indirectly control the others. Since big limited has controlling right of small limited, they will be treated as related person and the said transaction will qualify as supply. It means अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है तो ये दोनों रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे, और जैसे ही रिलेटेड पर्सन बनेंगे तो 7(1)(c) के पैरा 2 में कवर हो जाएंगे। एक बच्चा कहता है यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रिलेटेड पर्सन वाले केस में तो 50,000 की लिमिट थी ना सर, वो 50,000 की लिमिट थी एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाले केस में। अब अगर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाला केस होगा उस केस में 50,000 की लिमिट होगी। सोच के बोलना क्या एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाला केस है? आंसर इज नो। बाकी जो भी रिलेटेड पर्सन होंगे उसमें कोई भी 50,000 रुपए की लिमिट नहीं है, इसलिए यहां पे स्टार्टिंग सप्लाई बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, अब देखना आपके तोते उड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। अमेरिकन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड मेक ए गिफ्ट टू एन एम्प्लॉय वर्थ 75,000 ड्यूरिंग द ईयर। डू such gift qualify as supply? Would your answer be different if gift of 45,000 has been given to employee? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? वही बात आ गई जो भी मैंने आपको बताई थी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट किया 75,000 का, क्या यह सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? आंसर इज यस बनेगा। 50,000 से ऊपर है, पूरी 75,000 की वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। फिर उसने बोला क्या तुम्हारा आंसर सेम होगा? सर क्या तुम्हारा आंसर सेम होगा? अगर वैल्यू 45,000 रुपए की है, आंसर इज नो। अगर 45,000 रुपए की वैल्यू है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला केस है, वो सप्लाई में ही कवर नहीं होगा, उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो 75,000 वाले केस में सप्लाई में भी कवर होगा, जीएसटी भी लगेगा। 45,000 वाले केस में ना तो वो सप्लाई में कवर होगा और ना ही जीएसटी लगेगा। तो अपने मुझे आंसर दे देना जी। अब ये आंसर देख लो फटाफट से, ये लो जी। देखो ये आंसर में क्या लिखा है, एज पर सेक्शन नंबर 7(1)(c), वो कहना चाह रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। एज पर एक्सप्लेनेशन पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। 75,000 वो सप्लाई बनेगा और जीएसटी लगेगा। बट अगर वही वैल्यू, ध्यान सुनो, अगर वही वैल्यू आपकी 45,000 की होगी उस केस में वो सप्लाई में कवर नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, पहले क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग चलाओ ये क्वेश्चन कहां का हो सकता है, उसके प्रोविजन को याद करो, उसके बेस पे आप आंसर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है होंडा मोटर्स लिमिटेड एंगेज डीडी मोटर्स एज एन एजेंट टू सेल मोटरसाइकिल ऑन इट्स बिहाफ। Honda Motors Limited engage DD Motors as an agent to sell motorcycle on its behalf. For the purpose, Honda Motors Limited has supplied 500 cars to showroom of DD Motors located in Punjab. Does it qualify as supply? सर प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, ये मैंने क्लास के अंदर आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आज मारुति सुजुकी है, उसके जो भी एजेंट हैं, तो मारुति कंपनी वाले अगर अपने एजेंट को गाड़ी बेचने के लिए दे रहे हैं, चाहे विदाउट कंसिडरेशन में ही क्यों ना हो, जब वो कस्टमर को बेचेगा तो 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा। जब ये प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करेगा तो 7(1)(c) के पैरा 3 में सप्लाई बनेगा। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, अब अगर मान लो होंडा वालों ने डीडी मोटर्स को यहां पे 500 गाड़ियां दी हैं, तो सप्लाई कहां बनेगा? 7(1)(c) के पैरा 3 में। और जब ये डीडी मोटर्स वाले आगे गाड़ी कस्टमर को सेल करेंगे तो फिर विद कंसीडरेशन होगा, 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? सर सिंपल सी बात है, अगर होंडा मोटर्स ने डीडी मोटर्स को गाड़ी दी है विदाउट कंसीडरेशन तो 7(1)(c) के पैरा 3 में सप्लाई बनेगा। और जब ये डीडी मोटर्स वाले आगे कस्टमर को सप्लाई करेंगे उस केस में विद कंसीडरेशन होगा तो 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा। तो उसने तो मुझसे कहा है कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, सोच समझ के बोलना,
अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, क्या उस केस में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? 100% यस बनेगा, 7(1)(c) के अंदर बनेगा। आप देख सकते हो जी, 7(1)(c) में पैरा 3 में ये काम सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो देखो जो आपके अलग अलग पैरा थे ना, उसके बेस पे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। जो अलग अलग पैरा थे उसके बेस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आओ जी, आओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वो कह रहे हैं रहेजा बिल्डर्स ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन receive architect design supplied by a foreign architect to design a residential complex to build in Faridabad for a consideration of rupees 1 crore. Does it qualify as supply? सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन है तो क्या वो सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? 100% यस बनेगा। एक बच्चा कहता है सर आप ये तो चेक कर लो वो रिलेटेड पर्सन है या नहीं है। एक बच्चा कहता है सर आप ये तो चेक कर लो वो अदर एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे ग्रीन कलर के बच्चे वो तब चेक करते हैं अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन में है। उसने साफ साफ कह दिया भैया 1 करोड़ रुपए कंसिडरेशन है तो 7(1)(c) में तो कवर ही नहीं होगा, 7(1)(b) में सप्लाई बनेगा। भाई अगर मैंने सर्विस ली है, चाहे पर्सनल काम के लिए क्यों ना ली हो, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो हर केस में 7(1)(b) में सप्लाई बनेगी। तो ये वाला केस जो है देखो जी, 7(1)(b) में आपका देखो सप्लाई बन जाएगा। क्या लिखा है, ये 7(1)(b) में सप्लाई बनेगा चाहे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, इसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। देखो जी इलस्ट्रेशन नंबर 7। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगला केस देखो जी, अगला केस क्या है? अगला केस ये है, ट्रेंड बिल्डर, ध्यान से नहीं, ट्रेंड बिल्डर वॉज अवॉइडेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एट ए टोटल प्राइस 10 लाख with a condition that if the contract is not completed in 1 year, the customer can deduct liquidation charges at the rate 5% of the contract price. The construction work was finally delayed and the customer required trend builder to pay 50,000 as liquidated damage. Please ascertain whether such liquidation damage qualify as supply. If yes, its nature thereof. अपने आप बोल देना जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। पहली बात तो क्या ये काम सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा। और दूसरी बात उसकी नेचर क्या होगी? सोच समझ के बोला सर, याद करो शेड्यूल 2 पैरा 5। मैं शेड्यूल 1 की बात नहीं कर रहा, शेड्यूल 2 पैरा 5। बच्चा कह रहा है शेड्यूल 2 पैरा 5 वो किसका था? शेड्यूल 2 हमारा था कि जो भी काम हमारा सप्लाई बना वो किसकी सप्लाई बना, गुड्स की या सर्विस की, वो शेड्यूल 2 में कवर होता था। याद करो नालायको, टोटल मिला के 7 पैरा थे। उन 7 पैरा में 18 एंट्री थी जो हमने क्लास में की थी। 5 एंट्री गुड्स वाली, 13 एंट्री सर्विस वाली। और पैरा 5 में काम लिखा था कि डू समथिंग और नोट टू डू समथिंग। मतलब अगर कोई एक्ट किया या किसी एक्ट को टोलरेट किया, उसको टोलरेट करने के लिए जो पैसे चार्ज किए वो भी काम सप्लाई बनेगा और वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। तो एक बात मैंने बोल देना, आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिले कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट में डिले करने के 50,000 रुपये आपने फीस पे की। सोच के बोलना, अब ये 50,000 रुपये क्यों फीस पे की? क्योंकि उसने आपको टोलरेट किया, आपने पेमेंट में डिले कर दिया, वो आपको टोलरेट कर रहा है। दैट इज टोलरेट एन एक्ट। और इस टोलरेट एन एक्ट के आपने 50,000 पे किए, तो वो सप्लाई तो है बट किसकी? सर्विस की सप्लाई है। उसने मुझसे यही मांगा है, क्या वो सप्लाई बनेगा? पहले बताओ, आंसर इज यस बनेगा। फिर अगर वो सप्लाई बनेगा उसकी नेचर क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। तो पैरा 5 का एक बार खोल के देख लेना जी बुक, एक बार ना थोड़े से नोट्स खोल के देख लेना, ऐसे चेहरे मत देखो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, देखो हम चलेंगे मॉड्यूल के बेस पे अब, ठीक है? आपको एक बार बस घर से रिवीजन जरूर करके आनी है। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप एक बार जीएसटी पहले घर से जरूर पढ़ के आओगे। अगर आपने जीएसटी सही तरह से एक बार बस घर से रिवाइज किया हुआ है ना, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत रिवीजन तो मैं भी करवा दूंगा, बट अगर पढ़ा ही नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन करने आ गए हो, तो फिर आप वही काम करोगे जो कुछ बच्चे डिसलाइक करने की कोशिश कर रहे हैं और जो करके चले गए हैं। ठीक है, उनको पता क्या लग रहा होगा, यार ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे, ये तो पता नहीं क्या चल रहा है।
ये तो पता नहीं कौन सी कहानियां चल रही हैं। ये वही बच्चे हैं जो पहले घर से जीएसटी रिवाइज नहीं करके आए। अब सोच के बोलना, जिसको पैरा 5, जब मैंने बोला पैरा 5 उसको याद ही नहीं आ रहा, इट मीन आपने रिवीजन कहाँ की है। और सर प्रोफेशनल के बच्चों में तो पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। और सप्लाई के चैप्टर में तो हमने कितने लेक्चर लगा दिए थे, और मैंने कहा भी था कि 3 शेड्यूल हैं और तीनों ही सप्लाई के चैप्टर में है। याद करो, शेड्यूल 1 फ्री वाले केस में लगता है, शेड्यूल 2 जो भी काम सप्लाई बना वो किसकी सप्लाई बना शेड्यूल 2 बताएगा, और शेड्यूल 3 कौन से ऐसे काम होंगे जो सप्लाई में ही कवर नहीं होंगे, वो सारी बातें शेड्यूल 3 में होंगी। तो उसने क्या बोला, सप्लाई है, बिल्कुल है, किसकी है, शेड्यूल 2 पैरा 5 का, जो टोल रेट एंड एक्ट वाला पॉइंट है उसमें कवर हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी, इसका अगर आंसर चेक करेंगे, देखो जी लिखा है ना वही, एंट्री 5E ऑफ सेकंड शेड्यूल प्रोवाइड दैट एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टोलरेट एन एक्ट to a situation to do an act constitutes supply of service. Here the levy if liquidated damage, it's basically a charge for tolerating delayed act of the trend builder, thus it will be treated as supply of service। कोई बात कह रही है कि वो किसकी सप्लाई बनेगा, वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो अब जाके ये 8 क्वेश्चन जो हमारे थे, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे इतना बोल देना बस, अब अगर 8 में से कोई 4 क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आ गए, जो मुझे पूरी उम्मीद है बनेंगे, तो क्या सोल्व कर दोगे? अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब तो ये लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ है। अगर मे बी मॉड्यूल ना पढ़ते, अगर इनमें से 4 क्वेश्चन बनते, तो आपको वहां दिमाग लगाना पड़ता अच्छा खासा। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा सप्लाई का, इनमें से पक्का एक आधा पॉइंट वो जरूर पूछेगा, पक्का पूछेगा, 100% पूछेगा। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जी। उसके बाद अब आ जाओ जी, पेज नंबर 30 के बाद है पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पे ना एक जजमेंट दी हुई है, ये वाली एक जजमेंट दी हुई है। ये जजमेंट है जी, आपके एग्जाम में केस स्टडी भी आती है ना, आपके एग्जाम में केस स्टडी भी आती है, ये जजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जी। ये जजमेंट है एक्वा केयर सूरत आरओ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 2019 एएआर गुजरात, मतलब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है गुजरात की, उसने डिसाइड किया था। वो कह रहे हैं वेयर कंपनी सेलिंग वाटर इन कंटेनर वेदर सेलिंग ऑफ कंटेनर एंड वाटर इज कंपोजिट सप्लाई। बिल्कुल सही बात है, बताओ ये कैसे लगा? एक बात में सोच के बताना यार, पानी बिना कंटेनर के कैसे जाएगा? सर पानी आज आपके घर में आता है, आज बिस्लरी की बोतल आती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है पानी तो कंटेनर के साथ जाएगा ही जाएगा। आज जो बड़े बड़े, आप एक बात बताओ, आपके घरों में बिस्लरी का बड़े वाला कैन कई बार अगर आप मंगाते हो, तो क्या बिना कैन के पानी जाएगा? मतलब ही नहीं होता। अब डिपार्टमेंट ने आर्ग्यूमेंट कर दिया होगा कि भैया पानी अलग है, कंटेनर अलग है, ये सप्लाई तो मिक्स सप्लाई है, अलग अलग रेट लगाएंगे। अब एसएससी ने बोला होगा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, अगर पानी जा रहा है तो कंटेनर भी तो साथ ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं। एक बात सोच के बोलना, अब ये गिलास है, इसके पीछे पानी है, अब अगर मुझे पानी लेके जाना है तो क्या मैं ऐसे हाथ में लेके जाऊंगा, ये लो पानी पी लो, ऐसे भी 2 घुट पिला दे साखिया, बाकी मेरे पे लोड दे? अब सोच के बोलना, क्या पानी है क्या कंटेनर, कंटेनर के साथ जाएगा ना। तो अगर कंटेनर के साथ पानी है, तो एडवांस रूलिंग वालों ने बोला कि भैया बेकार का केस हमारे पास मत लेके आओ, ये कॉम्पोजिट सप्लाई ही है, और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्योरीफाइड वाटर। तो प्योरीफाइड वाटर है, इस सप्लाई को पूरी उसमें कवर करके जो भी जीएसटी लगेगा उसके बेस पे आप जीएसटी लगा दोगे। देखो ये क्या लिखा है, water cannot be sold standalone without filing in container, and thus the supply is naturally bundled and supply in conjunction with each other ordinary course of business. तो selling of water is container is composite supply where selling of purified water is principal supply। तो आपके एग्जाम में अगर छोटी सी केस स्टडी बन गई, केस स्टडी बन सकती है जी, अगर छोटी सी केस स्टडी बन गई तो सिंपल सी बात है, आप लिख के आओगे ये वाला केस। सर क्या जजमेंट का नाम याद करना पड़ेगा? आंसर इज नो। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत। आपको बस ये पता हो कि ऐसी कुछ जजमेंट आई थी जिसमें यह लिखा था कि ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है, और प्योरीफाइड वाटर जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई में कवर होगा, उसके बेस पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक जजमेंट थी जी, पेज नंबर हमारा था 33। उसके बाद मैं आ रहा हूं जी पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पे आ रहा हूं जी मैं।
अच्छा, पेज नंबर ना 47 पे मैं आ तो रहा हूं, बट अब ये कॉम्पोजिट स्कीम के क्वेश्चन है सारे, और ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर लिखे हुए हैं। इन्होंने पुराने क्वेश्चन उठा के कॉपी तो कर दिए, ये नहीं देखा कि अब नया लो क्या है। और आप सब जानते हो, हमने क्लास में किया था, अब सेक्शन 10(2)A आ चुका है। सेक्शन 10(2)A आ चुका है। लिमिट आपकी 1.5 करोड़ हो चुकी है, 150 लाख हो चुकी है। अभी तक ये क्वेश्चन घुमा रहे हैं 100 लाख के बेस पे। और भी इसमें कई गलतियां हैं, और भी इसमें कई गलतियां हैं। अब या तो देखो, या तो मैं अभी करवा दूं ये क्वेश्चन, गलतियां बता दूं, या एक बार आप पहले खुद ट्राई करके आओ, खुद आइडेंटिफाई करके आओ कि इसमें क्या गलती है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं बताऊं तो अपना आंसर मैच कर लेना, जैसे आप बोलोगे। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं सर अभी करवा दो, आपने गलती बताई तो गलती क्या है आप हमें बता दो, हम नहीं चेक करना चाहते गलती क्या है, फिर तो अभी बता दूंगा, 15-20 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कहते हो नहीं सर हमें खुद चेक करना है कि जो हमने लो पढ़ा है कॉम्पोजिट स्कीम का, उसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इसमें कुछ मिस्टेक है वो हम खुद देखना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको बताएं कि ये मिस्टेक है, और हमें भी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई हमें भी पता है कि गलतियां क्या क्या हैं, जैसे आप बोलोगे। बच्चे तो कह रहे हैं सर आप ही बता दो, हमारे ऊपर मत छोड़ो, हम नहीं देखेंगे गलतियां क्या क्या हैं। नालायक बच्चे हैं। इधर देखो ध्यान से, अब मैं ही बताऊं फिर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, पेज नंबर 47 पे भी है और पेज नंबर 53 भी है। आपको दिखाऊं? ये देखो मैंने ना यहाँ लिख रखा है ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, आपको दिख रहा है ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको डब्ल्यू, मतलब रोंग। इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है, तीनों क्वेश्चन में गलती है। और मैंने आंसर छुपाए हुए हैं, मैंने आंसर छुपाए हुए हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, ये गलतियां वैसे आपको मुझे बतानी चाहिए, बट बच्चा कह रहा है हम नहीं बता सकते सर, ये तो आप ही बताओगे हमें। आपको मैं और दिखाता हूँ, पेज नंबर 53, ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पोजिट स्कीम, देखो डब्ल्यू, इसमें भी गलती है, ये क्वेश्चन भी गलत है कॉम्पोजिट स्कीम का। ठीक है नी, उसके बाद देख लो अगला क्वेश्चन, इस पे भी डब्ल्यू, ये भी गलत दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन पुराने उठा के लिखे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन देख लो सर, क्वेश्चन देख लो क्या चल रहे हैं, 18-19, 19-20 के। अब चल रहा है हमारा 20-21 जो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। अब सोच के बोला पुराने लॉ के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे नए लॉ के बेस पे, मॉड्यूल में दिया पुराने लॉ के बेस पे, तभी मैं कह रहा था कि मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है अगर एग्जाम के अंदर बन गए, कहीं बच्चा गलती ना कराए, और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं मॉड्यूल से वो सारे गलती करके आएंगे। सर ये सारा लॉ चेंज हो चुका है, ये क्वेश्चन सारे हमें करने हैं रिवाइज लॉ के बेस पे करने हैं, बस ये पर ध्यान देना। तो मेरा तो दिल ये था कि सप्लाई के क्वेश्चन तो कर लिए, बट ये क्वेश्चन ना एक बार आप खुद सोचो कि थोड़ा सा देखो, अगला क्वेश्चन भी देख लो डब्ल्यू, इसमें गलती है। ठीक है, तो मतलब आप ये देख लो कितने क्वेश्चन इसके अंदर दिक्कत क्रिएट कर रखी है, मतलब ऑलमोस्ट कॉम्पोजिट चैप्टर के तो ना हर क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने गलती की हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये आप मुझे खुद बताओगे, खुद बताओगे गलती क्या है। तो आप मुझे कह रहे हो अभी करवा दो, फिर भी मैं आपकी बात को नकारूंगा। ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट मैं लगाना और नहीं चाहता सर, मेरा आधा घंटा फ्री है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं एक बार आप पहले कॉम्पोजिट स्कीम का चैप्टर नया वाला रिवाइज करके आओ। नए वाले का मतलब जिन्होंने दिसंबर में क्लास ली थी, अमेंडमेंट क्लास देख लेना सारी, अमेंडमेंट क्लास तसल्ली से देख लेना चाहिए, अमेंडमेंट क्लास देखने के बाद उसको अपडेट कर लेना। और जो बच्चे अभी करंट बैच के थे, करंट बैच का मतलब जी जो, अच्छा अभी तो मेरा चलो अभी तो बैच चल ही रहा है, बट हाँ जितने ही बच्चे मेरे बैच के थे उनको साथ में अमेंडमेंट क्लास देखनी है। अमेंडमेंट क्लासेस देखने के बाद एक बार इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आपको से ट्राई करके आना है, और आपको मुझे ये बताना है इसमें क्या क्या मिस्टेक है। इंस्टीट्यूट के हर क्वेश्चन के अंदर गलती है, मैं पेज नंबर बोल देता हूं जी, आप मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हो। हर बच्चा चाहे वो ओल्ड सिलेबस वाला है चाहे वो न्यू सिलेबस वाला है, डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये मैंने मॉड्यूल डाउनलोड किया न्यू सिलेबस का, तो ओल्ड वाला बच्चा भी न्यू का ही डाउनलोड कर ले, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा भी न्यू का ही डाउनलोड कर ले, सिलेबस बिल्कुल सेम है। पेज नंबर बोल रहा हूँ जी, पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन है, 53 पे क्वेश्चन है, 54 पे क्वेश्चन है, 56 पे क्वेश्चन है, 59 पे क्वेश्चन है। इन पेजेस पे कॉम्पोजिट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने घर से करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में आते ही ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और जो अगले प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, जो अगला हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई का, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, तो हम कोशिश ये करेंगे कि 5 लेक्चर के अंदर हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म करते हैं, जीएसटी के 4 से 5 लेक्चर के अंदर।
और फिर मैं कराऊंगा आपको सीए के क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैं कराऊंगा सीएमए के क्वेश्चन, मतलब सीए, सीएमए और सीएस तीनों के क्वेश्चन कर लेंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना आपने एक बार घर से जरूर करके आने हैं। आपने ये बताना है कि इसमें गलती क्या है। आप, मैं भी तो देखूं ना कि आपने कितने सही ढंग से पढ़ा है। ठीक है जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में अब। ठीक है, आपने मॉड्यूल अपने डाउनलोड कर लेना, अगर मॉड्यूल आपके पास है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर मॉड्यूल नहीं है तो हमें पहले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करने हैं, उसको रिवाइज करना है। और भी काफी सारे क्वेश्चंस आगे होंगे जहां पुराना लो दिया हुआ है, उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पूरी पूरी उम्मीद है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप कहीं गलती ना कराओ। ठीक है, तो एक बार आपने सारे क्वेश्चन घर से पढ़ के आने हैं। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले ये क्वेश्चन करेंगे, और अगर कोई डाउट हो आज की क्लास में कमेंट बॉक्स में डाल देना चाहिए कि सर ये वाला डाउट है, और अगर कोई और सजेशंस हो या एडवाइस हो तो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, सी टेक केयर। और अपने प्रोफेशनल वाले सारे दोस्तों को बोल देना जी कि क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, क्वेश्चन जरूर करें। कई बच्चे प्रोविजन प्रोविजन पे लगे रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं, एग्जाम में दिक्कत आती है। तो सर प्रोविजन तो ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस मेरी डली हुई हैं, नोट्स आपके पास है, आपने कहीं से भी कोचिंग ली होगी, नोट्स आपके पास होंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी।